रेडियो एक्टिव प्रदूषण पाँचवा है। रेडियो एक्टिव पदार्थों के होने वाला विकिरण रेडियोधर्मी प्रदूषण कहलाता है। रेडियो एक्टिव पदार्थों से स्वतः विकिरण निकलता रहता है, जैसे यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम आदि। रेडियोधर्मी प्रदूषण के मापन की इकाई रोंटजन है। रेडियोधर्मी प्रदूषण स्वयं में प्रदूषक कारक एवं प्रदूषण दोनों हैं। भारत में रेडियोधर्मी प्रदूषण सबसे अधिक केरल में पाया जाता है। रेडियोधर्मी प्रदूषण के कारण मानव जनित प्रदूषण, ह्यूमन जनरेटेड पोल्यूशन। यह प्रदूषण मुख्यतः परमाणु रिएक्टरों से होने वाले रिसाव, प्लूटोनियम तथा थोरियम का शुद्धिकरण, नाभिकीय प्रयोग, आणविक ऊर्जा संयंत्र, औषधि विज्ञान, रेडियोधर्मी पदार्थों के उत्खनन व परमाणु बमों के विस्फोट के द्वारा होता है। इनके अतिरिक्त मानव द्वारा विविध उद्देश्यों के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले कोबाल्ट 60, स्ट्रोंशियम 90, कार्बन 14, सीजियम 135 तथा ट्रिटियम आदि द्वारा भी नाभिकीय प्रदूषण होता है। दूसरा है प्राकृतिक जनित प्रदूषण। सूर्य की किरणों के कारण तथा पृथ्वी के गर्भ में छिपे रेडियोधर्मी पदार्थों जैसे रेडियम 224, रेडियम 238, पोटेशियम 40 के कारण जो प्रदूषण होता है वह प्रकृति जनित प्रदूषण होता है। इसकी तीव्रता कम होने के कारण यह जीवधारियों को कोई विशेष हानि नहीं पहुंचा पाता। रेडियोधर्मी प्रदूषण के प्रभाव। रेडियोधर्मी विकिरण का प्रभाव कई हजार वर्षों तक रहता है। सभी प्रदूषणों में रेडियोधर्मी प्रदूषण सबसे अधिक घातक होता है। रेडियोधर्मी प्रदूषण के कारण मनुष्यों के में खतरनाक रोग जैसे अस्थि कैंसर, रुधिर कैंसर तथा ट्यूबरकुलोसिस, क्षय रोग आदि हो जाते हैं। रेडियोधर्मी प्रदूषण के कारण जीर्ण और गुणसूत्रों में हानिकारक उत्परिवर्तन हो जाता है, जिसे म्यूटेशन कहते हैं। बच्चों की गर्भाशय में मृत्यु हो जाती है। रेडियोधर्मी प्रदूषण का प्रभाव धीरे धीरे कई वर्षों में लकवे, गूंगापन, बहरापन आदि के रूप में दिखाई देता है। वर्ष 1945 में जापान के शहर हिरोशिमा तथा नागासाकी 6 अगस्त और 9 अगस्त को अमेरिका में परमाणु बम का विस्फोट कर इन दोनों शहरों को नष्ट कर दिया गया था। आज भी वहाँ इसके हानिकारक प्रभाव को देखा जा सकता है। रेडियोधर्मी प्रदूषण नियंत्रण के उपाय। पहला है परमाणु अस्त्रों का उत्पादन व प्रयोग प्रतिबंधित होना चाहिए। रेडियो एक्टिव अपशिष्ट के तर्कसंगत एवं सही ढंग से निर्गत किया जाना चाहिए। मानव प्रयोग के उपकरणों को रेडियोधर्मिता से मुक्त किया जाना चाहिए। दूसरा, चश्मे पहनकर यूवी के विकिरणों से बचना चाहिए। जहाँ रेडियोधर्मी प्रदूषण होता है वहाँ का कार्य जल्दी समाप्त होना चाहिए। तीसरा है, जहाँ तक संभव हो रेडियोधर्मिता वाले पदार्थों को समुद्र, नदी, जल आदि में विसर्जन न किया जाए। चौथा है, रेडियो रिएक्टरों से रिसाव, रेडियो एक्टिव ईंधन तथा आइसोटोपों के परिवहन तथा उपयोग में लापरवाही बरतने आदि पर प्रतिबंध होना चाहिए। पाँचवा है, आणविक रिएक्टर की स्थापना मानव आबादी से बहुत दूर होनी चाहिए। छठवां है, डायनोकोकस रेडियोड्यूरेशन को विश्व का सबसे दृढ़ जीवाणु माना जाता है, जिस पर परमाणु विस्फोट का कोई प्रभाव नहीं होता है। इसका डायनोकोकस रेडियोड्यूरेशन में किसी का प्रभाव नहीं पड़ता है। इस जीवाणु में ये बैक्टीरिया है। इसके द्वारा पारे के यौगिकों व अन्य प्रदूषकों को विघटित करके प्रदूषण पर नियंत्रण पाया जा सकता है। रेडियोधर्मी कचरे का निस्तारण करते समय सुनिश्चित करना चाहिए कि इसका दीर्घकालिक दुष्प्रभाव न पड़े। प्लास्टिक प्रदूषण। प्लास्टिक विश्व उत्पादन में 8% का योगदान है। प्लास्टिक में उपस्थित विषैले रसायन कैंसर, जन्मजात विकृति, थायराइड समस्या, पाचन तंत्र से संबंधित बीमारियां उत्पन्न कर सकते हैं। प्लास्टिक में अंतःस्रावी समस्या पैदा करने वाले रसायन उपस्थित हैं, जिसके कारण डायबिटीज जैसी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। प्लास्टिक में उपस्थित पैथेलेट्स एंड बिसोफेनॉल ए मानव में कैंसर उत्पन्न कर सकते हैं। प्लास्टिक के उत्सर्जन से डायोक्सिन्स उत्पन्न होते हैं। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार द्वारा मार्च 2018 में प्लास्टिक कचरा प्रबंधन एवं संचालन नियम 2011 के स्थान पर प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम 2016 अधिसूचित किया गया है। छठवां है अपशिष्ट प्रदूषण, ठोस, तरल, बायोमेडिकल, जोखिमपूर्ण एवं इलेक्ट्रॉनिक्स। उपयोग के पश्चात बेकार तथा निरर्थक पदार्थों को अपशिष्ट तत्व की संज्ञा प्रदान की जाती है। इन पदार्थों को प्रकृति व स्वरूप के आधार पर ठोस, तरल आदि में विभाजित किया जाता है। इन अपशिष्टों के कारण उत्पन्न प्रदूषण की समस्या काफ़ी खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है।
जिनसे पर्यावरण सहित सभी प्राणी जगत प्रभावित हो रहा है। अपशिष्ट तत्वों के अनेक स्रोत हैं, जिन्हें भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणों तथा उत्पादक स्रोतों के आधार पर देखा जाता है। इन अपशिष्टों की प्रकृति के आधार पर इन्हें निम्न प्रकार विभाजित किया गया है। पहला है ठोस अपशिष्ट, सॉलिड वेस्ट। उद्योगों द्वारा कई टन ठोस अपशिष्ट प्रतिदिन निष्कासित किया जाता है। इसके अतिरिक्त नगरीय क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन ठोस अपशिष्ट के रूप में टनों कचरा निकलता है, जो नदियों या समुद्रों में बहा दिया जाता है। इनका उचित प्रबंधन न किए जाने के कारण इनसे भूमि एवं जल प्रदूषण होते हैं। ठोस अपशिष्ट के स्रोत, सोर्स ऑफ सॉलिड वेस्ट। शहरी अपशिष्ट, नगर निगम का मल, अस्पताल एवं कार्यालयों के अपशिष्ट आदि। दूसरा है औद्योगिक अपशिष्ट, कीचड़, धातु, कांच, ब्राइन, स्लेग, कागज का कचरा, फ्लाई ऐश, लघु उद्योग एवं कर्मशालाओं में निकलता अपशिष्ट एवं प्लास्टिक आदि। घरेलू अपशिष्ट, रसोई से निकलने वाला जैविक अपशिष्ट जैसे क्रॉकरी, टीन के डिब्बे, शीशियाँ, फटे कपड़े, कूड़ा, प्लास्टिक के डिब्बे एवं बोतलें आदि। नाभिकीय अपशिष्ट, रेडियो सक्रिय खतरनाक अपशिष्ट, जैविकीय अपशिष्ट, मृत जैव मल मूत्र आदि। ठोस अपशिष्ट के निस्तारण की विधियाँ। ए, लैंडफिल। लैंडफिल मुख्यतः शहरों में स्थित होते हैं। यह भूमि के अंदर बनाए गए ढके हुए गड्ढे हैं, जिनमें ठोस अपशिष्ट को डाला जाता है। ढके होने के कारण इसमें चूहे आदि जंतु भी उत्पन्न नहीं होते। यद्यपि यह अपशिष्ट के लिए अल्पव्ययी है, लेकिन प्रायः इससे मृदा, भूमिगत जल प्रदूषण एवं जहरीली गैसों का स्त्राव भी हो सकता है। इसे लिंचिंग कहते हैं। कई बार यह विनाश का कारण भी बन जाता है। दूसरा है सैनिटरी लैंडफिल। इस लैंडफिल में होने वाली लिंचिंग की समस्या से निपटने के लिए सुव्यवस्थित तरीके से बनाया जाता है। इसमें लैंडफिल को चारों ओर से अपारगम्य प्लास्टिक एवं मिट्टी से कवर किया जाता है। साथ ही अपारगम्य मृदा के ऊपर से इसे बनाया जाता है। ये काफ़ी महंगी प्रक्रिया है। तीसरी है भस्मीकरण संयंत्र। अपशिष्ट को बड़ी बड़ी भट्टियों में उच्च ताप पर जलाने की प्रक्रिया भस्मीकरण कहलाती है। इन संयंत्रों में पुनर्चक्रण योग्य पदार्थों को अलग कर गैर पुनर्चक्रण योग्य पदार्थों को जला दिया जाता है। चौथा है पायरोलिसिस। इस प्रक्रिया में अपशिष्टों का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में दहन किया जाता है। इससे प्राप्त गैस व तरल का प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। पांचवा है कंपोस्टिंग। यह एक जैविक प्रक्रिया है। इसमें सूक्ष्म जीव, मुख्यतः कवक एवं जीवाणु, अपघटनीय जैविक पदार्थों का ह्यूमस आदि में अपघटन कर देते हैं। ह्यूमस पौधे की वृद्धि में सहायक होता है। यह स्वच्छ, सस्ती एवं सुरक्षित विधि है, जो अपशिष्टों की मात्रा को कम कर सकती है। और छठवां है वर्मी कल्चर। इसे केचुआ कृषि भी कहते हैं। इस प्रक्रिया में केचुए को कंपोस्टिंग की प्रक्रिया में शामिल किया जाता है। इससे प्राप्त कंपोस्ट पोषक तत्वों के अत्यंत समृद्ध होता है। ठोस अपशिष्टों का नियंत्रण निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है। जैविक कचरे को अलग से एकत्रित करके बिजली एवं बायोगैस का उत्पादन किया जाना चाहिए। औद्योगिक अपशिष्टों से विभिन्न धातुओं को अलग करके पुनः चक्रित किया जा सकता है। सीवरेज जल आदि को सिंचाई में प्रयोग में लाने से पूर्व उचित यंत्रों द्वारा साफ कराया जाना चाहिए। भू प्रदूषण एवं संरक्षण संबंधी नियमों का पालन करना चाहिए। दूसरा है तरल अपशिष्ट। तरल अपशिष्ट के अंतर्गत वसा, तेल, कीचड़, घरेलू अपशिष्ट, मलमूत्र, गंदा जल, औद्योगिक तरल आदि सम्मिलित हैं, जो पर्यावरण के लिए हानिकारक हैं। सामान्यतः मानव द्वारा प्रयोग किए गए जल का लगभग 75% जल अपशिष्ट बनकर निकलता है। इस जल अपशिष्ट में विभिन्न जैविक क्षारीय एवं रासायनिक पदार्थ आदि होते हैं। इस जल अपशिष्ट में विभिन्न प्रकार के रोगाणु पनपते हैं, जो जानलेवा बीमारियों जैसे हैजा, टाइफाइड एवं पेचिस आदि के कारक होते हैं। तरल अपशिष्ट उपचार एवं नियंत्रण, ट्रीटमेंट ऑफ एंड कंट्रोल ऑफ लिक्विड वेस्ट। प्राकृतिक उपचार, सूर्य के प्रकाश की सहायता से प्राकृतिक जल में घुली ऑक्सीजन कार्बनिक अपशिष्ट का क्षय कर देती है। दूसरा है जैविक उपचार। तरल अपशिष्ट का उपचार ट्रिकलिंग फिल्टर के माध्यम से किया जाता है। इससे एरोबिक बैक्टीरिया अपशिष्ट को नष्ट कर देता है। यांत्रिकी उपचार। यांत्रिकी उपचार प्रक्रिया में अपशिष्ट को विभिन्न फिल्टर, बेसिन एवं चेवेस से गुजारा जाता है। इसके बाद अपशिष्ट कणों को हटाने के लिए
सीवेज को फिल्टर किया जाता है तथा पीसा जाता है। इसके बाद रासायनिक उपचार किए जाते हैं। चौथा है रासायनिक ऑक्सीकरण। यह प्रक्रिया ओजोन या हाइड्रोजन पेरोक्साइड की उपस्थिति में ऑक्सीकरण भंग कार्बनिक यौगिकों को हटाने के लिए किया जाता है। सोखना या एड्जॉर्प्शन, इस प्रक्रिया में तरल अपशिष्ट का उपचार लकड़ी के कोयले के द्वारा किया जाता है। परासरण, असमान कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थों के पृथक्करण हेतु परासरण प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। तीसरा है बायोमेडिकल अपशिष्ट। बायोमेडिकल अपशिष्ट में मुख्य रूप से प्रयोगशाला एवं चिकित्सालयों के उन सभी प्रकार के ठोस तरल अपशिष्टों को सम्मिलित किया गया है जिसमें संक्रामक पदार्थ होते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार बायोमेडिकल अपशिष्ट ठोस अपशिष्ट है जो पशुओं या मानव के जैविक उत्पादों के निदान, परीक्षण, उपचार एवं अनुसंधान के समय उत्पन्न होते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का अनुमान है कि चिकित्सालयों का लगभग 85% कचरा अधिक खतरनाक नहीं होता, जबकि 10% संक्रामक एवं 5% गैर संक्रामक है, लेकिन फिर भी उन्हें खतरनाक अपशिष्टों में शामिल किया गया है। बायोमेडिकल अपशिष्ट के प्रकार। पहला है प्रयोगशाला अपशिष्ट। प्रयोगशाला अपशिष्टों में शरीर के तरल पदार्थ, रक्त, मानव अंग, ऊतक, पशुओं के अंग एवं शव आदि सम्मिलित होते हैं। दूसरा है रेडियोधर्मी अपशिष्ट। चिकित्सा में प्रयोग किए गए विकिरणों के अल्फा, बीटा, गामा एवं एक्सरे आदि का प्रयोग किया जाता है जो विभिन्न पदार्थों द्वारा उत्सर्जित होती हैं। तीसरा है संक्रामक अपशिष्ट। संक्रामक अपशिष्ट के अंतर्गत रोगवाहक बैक्टीरिया, कवक एवं वायरस आदि आते हैं जो स्वस्थ व्यक्तियों में रोग का कारण बनते हैं। इनके प्रमुख वाहक सर्जरी, प्रयोगशाला एवं आइसोलेशन वार्ड के उपकरण आदि हैं, जिसके सावधानीपूर्वक प्रयोग द्वारा संक्रामकता बढ़ने की संभावना बनी रहती है। चौथा है फार्मास्यूटिकल अपशिष्ट। फार्मास्यूटिकल अपशिष्ट में दूषित एवं एक्सपायर्ड फार्मास्यूटिकल अपशिष्ट एवं दवाइयाँ सम्मिलित होती हैं। प्रयोग में किए जाने वाले ऐसे अपशिष्टों का निस्तारण उचित प्रकार से किया जाना चाहिए। बायोमेडिकल अपशिष्ट नियंत्रण। बायोमेडिकल अपशिष्ट का निस्तारण एवं पर्यावरण संरक्षण हेतु बायोमेडिकल नियम 1998 बनाया गया है। बायोमेडिकल नियम 1998 के अनुसार निजी और सरकारी अस्पतालों को चिकित्सीय जैविक कचरे को सड़क या खुले स्थान पर न फेंकने संबंधी प्रावधान किया गया है। साथ ही इसे म्यूनिसिपल कचरे या स्थानीय कूड़ाघरों में भी न डाला जाए। बायोमेडिकल वेस्ट नियम के अनुसार जैविक कचरे को खुले में डालने पर चिकित्सालयों के खिलाफ जुर्माने व सजा का प्रावधान किया गया है। इसमें कचरे के निस्तारण का उचित उपाय नहीं किए जाने पर 5 वर्ष की सजा एवं 1 लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है। नियमानुसार अस्पतालों में काले, पीले व लाल रंग के बैग रखने चाहिए। इन बैगों में लाल बैग का प्रयोग सूखे कचरे, पीले बैग का गीले कचरे एवं काले बैग सुइयां, ब्लेड, इंजेक्शन आदि डालने के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए। ये बैग अलग प्रकार के चिकित्सकीय प्रयोग हेतु बनाए जाते हैं। इनकी पन्नी में एक विशेष प्रकार का केमिकल होता है जो जलने पर नष्ट हो जाता है। जोखिमपूर्ण अपशिष्ट। जोखिमपूर्ण अपशिष्ट में अभिप्राय उन सभी प्रकार के अपशिष्टों से है जो अपनी किसी भी रासायनिक, भौतिक, ज्वलनशील एवं विषाक्त विशेषताओं के कारण स्वास्थ्य या पर्यावरण के लिए संभावित खतरा बन सकते हैं। इस प्रकार के अपशिष्टों का वर्गीकरण निम्न है। घरेलू अपशिष्ट, क्लीनर, पेंट, ब्लीच एवं कीटाणुओं को नष्ट करने हेतु प्रयुक्त रसायन आदि। औद्योगिक अपशिष्ट, नाभिकीय कचरा, भारी धातु एवं रासायनिक अपशिष्ट आदि। इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट, केबल पर पीवीसी शीटिंग, कैडमियम, लेड, पारा, आर्सेनिक एवं बेरिलियम आदि। नैनो कणों वाले अपशिष्ट, त्वचा तेल, सौंदर्य प्रसाधन, टाइटेनियम ऑक्साइड, सनस्क्रीन, जिंक आदि। ये भी नैनो कणों वाले अपशिष्ट हैं। ई कचरा प्रदूषण। ई कचरा वर्तमान में महत्वपूर्ण पर्यावरण समस्या बनता जा रहा है, जिसका संबंध नवीन प्रौद्योगिकी से है। नई प्रौद्योगिकी से प्राप्त नवीन उपभोक्ताओं वस्तुओं जैसे टीवी, फ्रिज, मोबाइल, सीडी, एसी आदि के बेकार होने पर फेंक दिए जाने के कारण ई कचरे का निर्माण होता है। ई कचरे से निकलने वाले जहरीले तत्व और गैस मिट्टी व पानी से मिलकर बने उन्हें बंजर और जहरीला बना देते हैं। पुनः यदि तत्व फसलों को और जल द्वारा हमारे शरीर में पहुंचकर बीमारियों को जन्म देते हैं। ई कचरे के स्रोत: कंप्यूटर, मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर एवं कीबोर्ड के अपशिष्ट, संचार यंत्रों जैसे मोबाइल तथा लैंडलाइन फ़ोनों से निकलने वाले अपशिष्ट, मनोरंजन के लिए प्रयोग किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे टीवी, डीवीडी तथा सीडी प्लेयर से निकलने वाले अपशिष्ट,
घरेलू कार्य में प्रयोग होने वाले उपकरण जैसे वैक्यूम क्लीनर, माइक्रोवेव ओवन, वॉशिंग मशीन तथा एयर कंडीशनर से निकलने वाले अपशिष्ट, श्रव्य एवं दृश्य साधन जैसे वीसीआर तथा म्यूजिक सिस्टम आदि। उल्लेखनीय है कि भारत में ई वेस्ट उत्पादन में महाराष्ट्र का सर्वप्रथम स्थान है, जबकि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश का स्थान क्रमशः दूसरा, तीसरा और चौथा स्थान है। ई कचरा का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ ई वेस्ट। ई कचरा में बहुत सारे खनिज, रसायन, भारी धातुएं जैसे पारा, सीसा, आर्सेनिक, बेरिलियम, कैडमियम, पीवीसी इत्यादि तत्व पाए जाते हैं। ये तत्व मानव स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण तथा जीव जंतु को प्रभावित करते हैं। ई कचरा प्रबंधन नियम 2016 केंद्रीय पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा मार्च 2016 में ई कचरा नियम 2011 के स्थान पर ई कचरा प्रबंधन नियम 2016 सूचित किया गया। इस नियम के अंतर्गत अब कम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप CFL तथा मरकरी वाले लैंप जैसे उपकरण भी शामिल कर लिए गए हैं। ई परिसर, ई कॉम्प्लेक्स, यह भारत की पहली वैज्ञानिक ई अपशिष्ट पुनर्चक्रण इकाई है जो इलेक्ट्रॉनिक व इलेक्ट्रिकल अपशिष्टों के पुनर्चक्रण व पुनः उपयोग का कार्य करती है। प्रदूषक, पॉल्यूटेंट्स, प्रदूषण उत्पन्न करने वाले पदार्थों को प्रदूषक कहते हैं। उद्योगों एवं ऑटोमोबाइल में निकलने वाले धुआं, फैक्ट्रियों से निकलने वाले रसायन, परमाणु संयंत्रों से निकलने वाले रेडियो सक्रिय तत्व, घरों से निकलने वाले वाहित मल आदि को प्रदूषकों के अंतर्गत शामिल किया जाता है। प्रदूषकों का वर्गीकरण। प्रदूषकों का वर्गीकरण प्रदूषकों की प्रकृति के आधार पर निम्न रूपों में किया गया है। पहला है पर्यावरण में निश्चित होने के आधार पर। प्राथमिक प्रदूषक, ये ऐसे प्रदूषक हैं जो प्रकृति अथवा मानव क्रियाकलापों द्वारा सीधे वायु में निष्कासित होते हैं, जिससे ईंधन में जलाने से निकलने वाले सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड आदि। द्वितीय प्रदूषक, ये ऐसे प्रदूषक हैं जो प्राथमिक वायु प्रदूषकों तथा अन्य वायुमंडलीय अवयव जैसे जल वाष्प के आपस में रासायनिक क्रिया के उपरांत उत्पन्न होते हैं। प्रकाश, रासायनिक, धूम्र, कोहरा एवं अम्ल वर्षा द्वितीय प्रदूषक होने वाले प्रदूषण के उदाहरण हैं। द्वितीय प्रदूषण अधिक घातक व हानिकारक होते हैं। दूसरा है पर्यावरण निपटान के आधार पर। पहला जैविक निम्नीकरण प्रदूषण, ये वे पदार्थ हैं जिनका पर्यावरणीय अपघटकों द्वारा पूर्णतः अपघटन हो जाता है, जैसे घर का कूड़ा, सीवेज आदि। अतः इसे आसानी से प्राकृतिक तरीके से अपघटित किया जा सकता है। जैव निम्नीकरण प्रदूषक कहलाते हैं। दूसरा है जैव अनिम्नीकरण प्रदूषण, ये वे पदार्थ हैं जिनका या तो अपघटन नहीं होता या फिर बहुत धीरे धीरे होता है, जैसे क्लोरीन, हाइड्रोकार्बन, कीटनाशक, बेकार प्लास्टिक की बोतलें, पॉलीथीन बैग आदि जैव अनिम्नीकरण प्रदूषण कहलाते हैं। इनको नियंत्रित करना काफ़ी कठिन होता है। तीसरा है पर्यावरण में उपस्थिति के आधार पर। पहला है मात्रात्मक प्रदूषण, ये ऐसे प्रदूषण हैं जो प्रकृति में पाए जाते हैं, लेकिन उनका वातावरण में एक सीमा से अधिक संकेंद्रण होने से प्रदूषण उत्पन्न हो जाता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। दूसरा है गुणात्मक प्रदूषक, ये ऐसे प्रदूषक हैं जो प्रकृति में प्राकृतिक रूप से नहीं पाए जाते हैं, बल्कि मानव द्वारा निर्मित तथा कुछ विशेष गुण वाले होते हैं, जैसे खरपतवारनाशक, DDT